हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से आपका हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है। आज आपका हाईवे का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हाईवे हाईवे आपका किसका पार्ट है? ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। ये आपके कोर्स हैं, आपके कुछ चेक कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो, सबसे पहले क्या था कि जब रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था आपका? पैदल चलते थे। कहीं भी जाना हो पैदल चलते थे, कुछ भी लेके जाना हो पैदल चलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद किसका डेवलपमेंट हुआ? व्हील का। ठीक है, व्हील के बारे में पता लगा है कि एक व्हील नाम की चीज हो सकती है। अब फिर उसके बाद पता चला कि इस व्हील को चलने के लिए एक हार्ड सरफेस चाहिए। जब आपको पता चला कि हार्ड सरफेस चाहिए, इसके बाद आपका रोड का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। हार्ड सरफेस बनाने के लिए आपको क्या? हार्ड सरफेस बनाने के लिए हमने फिर क्या सोचा कि अब कुछ रोड बनाए जाए। ठीक है, इसके बाद से फिर धीरे धीरे करके हर अलग अलग पीरियड में रोड्स बनते हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन अगर देखें, क्या होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। कन्वेंस मतलब कि एक जगह से उसको कन्वे करके दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, यही आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। क्या बताया आगे? ट्रांसपोर्टेशन हैज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि इट हेल्प्स इन द प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक है, कम्युनिटी के प्रोग्रेस के लिए, एडवांसमेंट के लिए जरूरी है। अगर रोड नहीं हो गए, मान लो कि अगर किसी का वर्क है कहीं दूर पे, किसी का कुछ काम है, ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी अगर आपका रोड नहीं है। अगर रोड नहीं भी है तो आप जा तो सकते हो, लेकिन टाइम ज्यादा लगना। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी व्हीकल कॉस्ट बढ़ जाना। ये सारी चीजें जो कि है आपकी प्रॉब्लमेटिक है। सेकंड क्या है? efficient transportation is essential for the economic property and development of the country। बिल्कुल, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ऐसी चीजें पूछी जाती है कि क्या आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, क्या वो नहीं जरूरी है? भाई, अगर मान लो आपकी कंट्री में अच्छे रोड्स बने हुए नहीं है, ठीक है, तो आपका सामान एक्सपोर्ट करना है आपको। जैसे मान लो एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में सामान लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जाते हैं? शिप से लेके जाते हैं। लेकिन शिप तक जाने के लिए भी आपको क्या लगेगा? रोड लगेगा। ठीक है, रेलवे स्टेशन जाना है तो वहां पे भी जाने के लिए क्या लगेगा? रोड लगेगा। सारी चीजें करने के लिए आपको रोड चाहिए। आपको खुद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, सारी चीजों के लिए आपको रोड की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये सारी आपका रोड नहीं बनेगा तो आपका कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर रोड ही नहीं रहेगा तो आप इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? हर चीज में टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगेगा, तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ का रेट बहुत धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए तो उस कंट्री के रोड अच्छे से कनेक्टेड होना चाहिए और अच्छे पेव्ड रोड बने हुए रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका, इट हेल्प्स इन द मोमेंट ऑफ इमरजेंसी फॉर डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड टू मेंटेन बेटर लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इमरजेंसी ऑफ डिफेंस के लिए बोला गया। आपको अगर पता हो तो जब फर्स्ट टाइम रोमन्स ने रोड बनाए थे तो उसका प्राइमरी पर्पस यही था, मिलिट्री पर्पस। ये जो रोड बन रहे हैं वो मिलिट्री पर्पस के लिए बन रहे हैं, क्योंकि पहले युद्ध ज्यादा हुआ करते थे, लड़ाइयाँ ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन तो कम होता था, लेकिन जैसे युद्ध ज्यादा होते थे तो पहले जो रोड बनते थे मेनली किसके लिए बनते थे? मिलिट्री ट्रांसफर के लिए बनते थे, मिलिट्री पर्पस के लिए बनते थे। अब डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको पता है क्या क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर, एयर, कन्वेयर बेल्ट, रोपवे, एलिवेट, केबल कार्ड, पाइपलाइन, हाइपरलूप। ठीक है, ये जो हमारा फ्यूचर ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, हाइपरलूप। ठीक है, अभी टेस्टिंग हुई है कुछ। एलिवेट आपको पता है, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करना। केबल आपको पता है, केबल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना। पाइपलाइन, एक पाइप के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट, आपने कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, गिट्टी उसके ऊपर रखी जाती है, उसको ट्रांसफर करते हैं। कंक्रीट के लिए भी हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं। उसके बाद आपका रोपवे हो गया। ठीक है, एयरवे, एयरप्लेन्स के लिए, वाटरवे, शिप्स के लिए, लैंड जो हमारा लैंड में हमारे दो ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं, एक आपका हाईवे पे आ जाएगा, दूसरा रेलवे पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपके? रेलवे, वाटरवे, एयरवे और रोडवे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं।
रेलवे ट्रांसपोर्ट, it is the movement of multiple wagon or a train of wagon with a steel wheel or over two or parallel steel rail that offers comparatively lesser resistance। ठीक है, आप समझते हो ठीक है, अलग अलग व्हील्स का कनेक्शन एक रेल कहलाता है। ठीक है, रेल आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। ट्रेन कहलाता है आपका अलग अलग ये चीज जिसको हम बोगीज बोलते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं हमारे वैगन। और जो मेन इंजन होता है उसको हम बोलते हैं लोकोमोटिव। ठीक है, अब इन सारे वैगन्स का और लोकोमोटिव का कनेक्शन क्या कहलाता है, ट्रेन। अब ये मूव किस पे करता है, रेल के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के रेल होते हैं, वो हम रेलवे में पढ़ेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय द मेथड इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ दैट बाय रोड ट्रांसपोर्ट बट इज कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल। ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो कॉस्ट लगती है वो हाईवे के कंपेरिजन में 1/6 लगती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कहा है कि जो यहाँ पर आपकी कॉस्ट लगती है अप्रोक्सीमेटली कितनी लगती है, 1/6 ऑफ दैट बाय रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के कंपेरिजन में बहुत कम कॉस्ट लगती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये फ्लेक्सिबल नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसा कि हम छोटी छोटी सी जगहों पर जाने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप मोटर व्हीकल का यूज कर सकते हो, हाईवे का यूज करते हो थोड़ी थोड़ी सी दूर जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत तरीके के रोड बनते हैं, विलेज रोड बनते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अलग अलग टाइप के रोड बनते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल है, हमें कहीं भी ले जा सकते हैं। रेलवे हर जगह नहीं ले जा पाएगा। रेलवे आर कंसिडर्ड एज द आर्टेरियल्स ऑफ एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक आर्टेरियल है, मतलब कि अगर पूरी कंट्री को देखा जाए तो हमें नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है रेलवे। आपका नेक्स्ट हो जाएगा वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट, इट ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन, हेंस इट इज द चीपेस्ट मेथड अमंगस्ट ऑल। मतलब अगर चारों को देखा जाए तो चारों में से सबसे चीपेस्ट क्या है आपका, शिप ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो ये स्लो होते हैं। ठीक है, देखो इसके, बट द टाइम रिक्वायर्ड इन दिस केस कंपेरेटिवली मोर। इसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है। इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू। ठीक है, अगर आपको बल्क में सामान को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप किसका यूज कर सकते हो, शिप का यूज कर सकते हो। जैसे कंट्री टू कंट्री ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप ज्यादातर शिप का यूज करते हैं। आगे देखिए आपका एयर ट्रांसपोर्ट। इट इज द फास्टेस्ट मेथड अमंग ऑल द ट्रांसपोर्ट बट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस इज आल्सो वेरी हाई। ठीक है, आपको ये पता है सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट का है। ठीक है, एयरवे है, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी की किसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है। हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे आपने शिप में देखा कि आपकी कॉस्ट बहुत कम लगती है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। आपने रेलवे में देखा कि आपकी कॉस्ट वहां पे भी कम लगती है लेकिन लेस फ्लेक्सिबल है। इससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये चीज ध्यान रखना। एयरपोर्ट में फास्ट है लेकिन कॉस्ट ज्यादा लगती है। इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन हाई वैल्यू ऑफ गुड ऑन लॉन्ग हाउल। अगर बहुत ज्यादा वैल्यू का गुड है, मतलब आप समझो कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसको हम किससे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन हो। दिस मेथड इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन लाइक स्टॉर्म एंड फॉग। आपका स्टॉर्म और फॉग इसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अफेक्ट तो आपका रेलवे को भी कर सकता है। ठीक है, अफेक्ट तो आपका और किसको किसको कर सकता है, वाटरवे को भी कर सकता है। लाइक स्टॉर्म एंड फॉग, अफेक्ट तो सबको कर सकता है लेकिन आपका एयर ट्रांसपोर्ट ज्यादा अफेक्ट होता है। आपने देखा हुआ कि अगर जैसे वेदर कंडीशन खराब होती है, हल्का सा भी फॉग बढ़ जाता है, तो फ्लाइट्स को टेक ऑफ नहीं करवाने दिया जाता है। नेक्स्ट आपका लास्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमको पढ़ना है। देखो इसके बारे में, इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अमंगस्ट ऑल but it consumes petroleum product at high rate and rate of emission of pollutant in this case is maximum. Major road transport is achieved by highway and express। ठीक है, आपको पता है सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल क्यों बोला जाता है। अगर हम किसी की भी बात करें, अभी मैंने आपको बताया रेलवे की बात करो, रेलवे हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, रोड की। एयरपोर्ट हर जगह नहीं बना सकते, लेकिन एयरपोर्ट
के पास जाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? रोड की, ठीक है। अब शिप्स कहाँ से आते हैं? पोर्ट्स पे जाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? रोड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपका जो मेन बन जाता है, कौन बन जाता है सबसे इंपॉर्टेंट? रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसी को हमें अच्छे से पढ़ना है। हाँ ठीक है, इसने कहा है कि कुछ इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट इसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं। अब उसके लिए तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन में आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा इमिशन होता है, ठीक है। पोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ किसमें है? आपका ट्रांसपोर्टेशन। नोट टाइम ऑफ ट्रेवल, देखो ये चीज पूछ सकते हो आपसे, ये ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ ट्रेवल सबसे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? एयरवे को सबसे कम टाइम लगेगा, देखो लेस देन बना हुआ है ना। एयरपोर्ट में सबसे कम टाइम, उससे कम टाइम, और एयरवे से ज्यादा आपको किससे लगेगा? रोड में लगा, रोडवे से ज्यादा रेलवे में, रेलवे से ज्यादा वाटरवे में। अभी आपको बताया वाटरवे में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कॉस्ट बहुत कम। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल आपको पता है, प्लेन से ट्रेवल करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, रोडवे से ट्रेवल करोगे तो थोड़ा कम देना पड़ेगा, रेलवे से करोगे और कम देना पड़ेगा, वाटरवे से करोगे तो और ज्यादा कम देना पड़ेगा, ठीक। द मेजर रोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर अचीव्ड बाय हाईवे एंड एक्सप्रेस वे। अभी क्या लिख रहा है? द मेजर रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अचीव्ड बाय हाईवे एंड एक्सप्रेस वे। आपका जो हाईवे और एक्सप्रेस वे है ये आपका बहुत ज्यादा मतलब ट्रैफिक पकड़ के रखता है। हाईवे बनते बहुत कम पार्ट में, अगर देखा जाए तो कम से कम 2.5 से 3% है जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन हुए हमारे इंडिया में, उसमें से सिर्फ 2.5 से 3% सिर्फ हाईवेज हैं, ठीक है। और वो हाईवे 40 से 50% तक का आपका ट्रैफिक कैरी कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना बड़ा हाथ है हाईवे और एक्सप्रेस वे में। हिस्ट्री ऑफ हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपके सिलेबस में ऐड हुई है हिस्ट्री। हाँ बस आदित्य ये टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, अगर आपके पास टाइम है तो कॉस्ट कम लगेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ठीक है। चलो अब देखो हिस्ट्री के कुछ एक्चुअल डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सिलेबस में ऐड हुई है हिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन डेट बैक द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में फर्स्ट टाइम रोड्स आपके बनाए गए थे, लेकिन उसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स नहीं है, बस इतना बताया गया कि किस टाइम पे बने थे। क्या टाइम है आपका? 4000 BC। 4000 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपका 3500, 3500 BC में करेक्शन है थोड़ा सा। 3500 BC में रोड्स बनाए गए थे, कहाँ पे? आपके मेसोपोटामिया में, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद रोड वर्स बिल्ड फॉर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, किसके लिए बनाए गए थे? आपको बताया ना, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद रोमन क्रिएटेड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग द फेमस एपेरियन वे इन 312 BC इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। देखो इसके बाद किसने रोड बनाए थे? रोमन्स ने रोड बनाए थे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है, कौन, उसका नाम क्या है? ये अपेरियन वे। अपेरियन वे मतलब कि अपेरियंस ने, असेरियन नाम था, ठीक है। उन्होंने जिस टेक्निक से रोड बनाए थे उस टेक्निक से रोड किसने बनाए थे? आपके रोमन्स ने बनाए थे। असेरियन नाम था उनका, उनकी टेक्निक से रोड बनाए थे, इसलिए बोलते हैं कि अपेरियन वे, द अपेरियन वे। और कब बने थे? 312 BC में, ठीक है। आपको ये चीज पता है। उल्टा चलते हैं हम BC में, फिर उसके बाद AD में सीधा बढ़ते हैं। उसके आगे देखो, इन 18th एंड 19th सेंचुरी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल, ठीक है। 18th एंड 19th सेंचुरी में आप एडवांस होते गए। वो तो देखो पुरानी बात हो या अभी की बात हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हम अलग अलग रिसर्च करते जाते हैं, ठीक है। अलग अलग रिसर्च होती है, अलग अलग मटेरियल के बारे में पता लगता है। पहले हम कितनी ज्यादा बड़ी थिकनेस से रोड बनाते हैं, अब कम थिकनेस से रोड बनाते हैं, ठीक। तो जैसे रिसर्च बढ़ती है आपकी डेवलपमेंट बढ़ती है, एडवांसमेंट आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि वो नाम क्या बता रहा है, सच एस मेकाडेम, एसफॉल्ट रिवोल्यूशन, रोड कंस्ट्रक्शन। आज की एज में तो हम ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्निक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इफिशिएंट एंड सेफ हाईवे सिस्टम, ठीक है। एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले भी, कि जो रोमन्स ने रोड कंस्ट्रक्शन करा था मेनली किस पर्पस के लिए करा था? मिलिट्री पर्पस के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
रोमन्स ने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रोमन रोड मेनली फॉर मिलिट्री पर्पस। ठीक है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि रोमन्स का क्रॉस सेक्शन किस टाइप से दिखता था। ठीक है, रोमन्स ने बड़े बड़े हेवी पत्थर यूज करे थे। आगे देखो, हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया में। इंडिया में कैसे कैसे आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, अलग अलग एज में कंस्ट्रक्शन हुआ, टाइम। ठीक है, जैसे देखो एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो एंशियंट इंडिया में इंडियन सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं है। had evidence of road construction dating back to around 2800 BC, 2800 BC में। ठीक है, ठीक है, रिसर्चर्स ने पता लगाया, ठीक है, एक्सकेवेशन में, कि हमारे एंशियंट इंडिया से रोड बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, किस टाइम से, 2800 BC बिफोर क्राइस्ट। Excavation of Mohenjo-daro and Harappa reveals the existence of road during the period of 2500 to 3500 BC। कहां पर एक्सकेवेशन करा था? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की साइट्स पर, और देखा गया कि तभी से रोड बनाए गए थे। ठीक है, वहां से कुछ एविडेंस मिले रोड के। उसके बाद आपका ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। ठीक है, तो कहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की जगह पर। ठीक है, दूसरा, एंशिएंट स्क्रिप्चर मेंशन दैट एग्जिस्टेंस ऑफ रोड ड्यूरिंग द आर्यन पीरियड। ठीक है, कुछ जगह लिखा है कि आर्यन पीरियड में भी अच्छे खासे रोड बनाए गए थे। द मौर्यन किंग 200 to 400 BC कंस्ट्रक्टेड अ वेल बिल्ड रोड। ठीक है, मौर्यन पीरियड में काफी ज्यादा रोड बनाए गए थे और अच्छी खासी क्वालिटी के रोड बनाए गए थे। अब नेक्स्ट आता है आपका गुप्ता पीरियड एंड बियॉन्ड। तो देखो इसमें, द मेजर strides toward the road development in ancient India, which are noteworthy to form a part of history of highway development in India। काफी ज्यादा बहुत बड़े बड़े रोड बनाए थे और इसका कुछ डाटा भी है आपके पास, जैसे कि चंद्रगुप्त ने कितना बड़ा रोड बनाया था आपका। आपको ध्यान क्या क्या रखना है उसमें मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। ठीक है, 2400 2400 किलोमीटर का रोड बना था, और कहां से कहां तक? पाटलिपुरा से लेकर तक्षशिला, जो कि अब कहां पर है? पाकिस्तान में, पाटलिपुरा, जो आज जिसको हम बोलते हैं पटना। उसके बाद आपका जो मेन मोमेंटम गेन हुआ था, इसी पीरियड में गेन हुआ था। अच्छी खासी क्वांटिटी में रोड बनाए गए थे, खूब सारे रोड बनाए गए थे। पठान एंड मुगल्स रूलर मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट टू द रोड्स इन इंडिया विद शेड्स कंस्ट्रक्शन विद द ग्रैंड ट्रंक्स रोड। ठीक है, जैसे मुगल पीरियड में भी रोड बनाए गए थे। और अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, मतलब ये कैसे रोड बने थे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए रोड बने थे, अच्छे पेव्ड रोड बने थे। पेव्ड रोड का मतलब होता है कि जिसकी टॉप सरफेस हार्ड है। ठीक है, स्मूथली हार्ड है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड इन्हीं को कहा जाता है। मतलब लंबे सफर के लिए आपको अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश एरा। British rule saw the metalling of old Mughal roads and construction of new roads during Lord William's Bentinck tenure। ये टेन्योर भी याद रखना कि किनके टेन्योर में रोड बने थे? लॉर्ड विलियम्स बेंटिक टेन्योर। एक चीज ध्यान रखना, ब्रिटिश ने क्या करा था कि सबसे पहले तो जो पुराने रोड थे उनको अपग्रेड करा था। उसके बाद क्या करा था कि इन्होंने नए रोड्स का डेवलपमेंट भी करा था। और इसी टाइम पे आपका क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1865। कई बार क्वेश्चन आया है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंडर में लॉर्ड डेलहाउसी, नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड डेलहाउसी के अंडर में। लॉर्ड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके अंडर में सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट बना था, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लॉर्ड डेलहाउसी। और ईयर भी ध्यान रखना है आपको, 1865। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको रहने दो या इसको हटाऊं? इस टाइप से हाईलाइट जो करो इंपॉर्टेंट चीजों को, उसको रहने दूं या फिर क्लीन कर दूं?
हाँ रवि सही बोला, 150 सेकंड बन गया। ठीक, देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, ये हम शॉर्ट में समझ रहे हैं अभी, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जयकार कमेटी, फिर उसके बाद आपका सेंट्रल रोड फंड, CRRI, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इंडिया में क्या हुआ था, रोड की हिस्ट्री देखो, 1927 में जयकार कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। जयकार कमेटी क्यों बनाई गई थी, मेन उसका फंक्शन ये था कि हमें रोड का डेवलपमेंट करना है इंडिया में, तो कैसे होगा, ठीक है, तो सारी बातें कहाँ करी गई, जयकार कमेटी में। कहाँ पे बनी थी कमेटी, नागपुर। और ईयर आपको ध्यान रखना है, क्या ईयर है आपका, 1927। मेन दिन के ईयर्स पूछे जाते हैं। जयकार कमेटी कब बनाई गई थी, 1927 में, जयकार कमेटी। और इसके चीफ कौन थे, इसके जो हेड कौन थे, मेन हेड इसके थे MR जयकार, तभी इसी का नाम उन्हीं से पड़ा है जयकार कमेटी। उसके बाद was formed to examine the road development in India. Recommendation were accepted, leading to establishment of Indian Road Congress. ठीक है, रोड बनाना है ये तो जयकार कमेटी ने बना दिया, लेकिन रोड बनाने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, तो उसका फिर डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। ईयर याद रखना कब, 1934। इसके आगे देखो, after the World War II, the need of proper highway planning became the crucial. The Motor Vehicle Act was passed in 1939. ठीक है, इसके बाद आपका क्या पास हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट। कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो रोड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और उसके बाद ट्रैफिक का इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ा था, तो रोड की रिक्वायरमेंट बढ़ी थी, तो रोड की रिक्वायरमेंट बनी थी, उसी के बाद जयकार कमेटी आई, फिर उसके बाद इंडियन रोड कांग्रेस बनाया गया, उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए, रोड बनाने के लिए रोड फंड की सेंट्रल रोड फंड लाया गया, ठीक। तो इसका मोटर व्हीकल एक्ट पास करा गया, जिसमें आपका मोटर व्हीकल्स के बारे में बताया गया कि क्या साइज, क्या डायमेंशन, क्या वेट, इन सब के बारे में बताया। फिर उसके बाद ये आपकी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950। आपको बताया है कि हम एक ही चीज से हमेशा रोड नहीं बना सकते, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ रिसर्च करके कुछ ना कुछ अच्छे मटेरियल्स के अच्छे अच्छे मटेरियल्स निकालने पड़ेंगे कि अपन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च जरूरी है, तो फिर रिसर्च करने के लिए हमने क्या बनाया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1950, ये डेट आपको याद रखनी है। अब क्या हुआ था कि IRC ने कहा कि आप रोड का डेवलपमेंट करो, इसके लिए उन्होंने प्लानिंग बताई, 3 प्लानिंग के हिसाब से हमने इंडिया में रोड डेवलपमेंट करा था स्टार्टिंग। फर्स्ट नागपुर रोड प्लान, फिर उसका बॉम्बे रोड प्लान, उसके बाद लखनऊ रोड प्लान, ठीक है। अब हर एक रोड प्लान का टेन्योर था 20-20 साल का, कि इस प्लान को हमें 20 साल में कंप्लीट करना है, उसके अंदर कुछ टारगेट रखे गए, उसके अंदर कुछ रोड का क्लासिफिकेशन करा गया, उसके अंदर एक डेंसिटी रखी गई रोड की, ठीक है। वैसे ही लखनऊ में भी यही काम करा गया, मुंबई में भी यही काम करा गया। आपका जब नागपुर रोड प्लान बना था तो उसमें हमने एक्सप्रेसवे की बात नहीं करी थी, लेकिन लखनऊ और मुंबई रोड प्लान में हमने एक्सप्रेसवे की बात करी थी। अब जो स्पान था आपके नागपुर रोड प्लान का, वो कितना था, 1943 से लेकर 1963, 20 साल मैंने बोला, तो 1943 से लेकर 1963, 63 तक का हमारे पास टाइम था, लेकिन जो रोड कंस्ट्रक्शन हो गया था वो 1961 में सारा का सारा टारगेट हमारा पूरा हो गया था। एम टू अचीव टारगेट रोड लेंथ ऑफ 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसका मतलब होता है कि हर 100 किलोमीटर के एरिया में आपको 16 किलोमीटर का रोड तो देना ही है, ठीक है, ये इसका टारगेट रखा गया। और भी कुछ टारगेट रखे गए इसमें, रोड की लेंथ हमें कितनी बनानी है, ठीक है, ये सारे टारगेट भी थे। उसके बाद आपका सेकंड आता है बॉम्बे रोड प्लान, ईयर 1961 से लेकर 1981। देखो मैंने भी बोला था 2 साल पहले बन गया था, तो 1963 का टाइम था, पर हमारा रोड बन गया था 1961 में। तो 1961 से लेकर हमारा नेक्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ, और कब तक चला, 1981 तक। क्या नाम था उसका, बॉम्बे रोड प्लान। सेट हायर टारगेट लेंथ, इसमें टारगेट लेंथ थोड़ी और ज्यादा रखी गई, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस है। मैंने कहा ना, आपका बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान में एक्सप्रेस वे की बात करेंगे, इसमें आपको बोला गया कि 1600 किलोमीटर का आपको एक्सप्रेस वे बनाना है। उसके बाद आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड, ठीक है, एक रिसर्च बोर्ड लाया गया। रिसर्च बोर्ड कब लेके आए हम, 1973 में। नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेके आए, कब लेके आए, 1978 में, ठीक है। ये सारे ईयर आपको याद रखने हैं। एस्टेब्लिश्ड फॉर रोड रिसर्च एंड पॉलिसी इंफॉर्मेशन,
सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क क्या होगा मोटर व्हीकल के लिए, ठीक है, सारी चीजें किसमें बताएगी आपकी नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। नेक्स्ट आपका प्लान आता है लखनऊ रोड प्लान। इसका पीरियड 1981 से लेकर 2001, ये भी कितने साल का था आपका, 20 साल का। तो बोला जाता है कि 320 ईयर रोड प्लान लाए गए, किसके द्वारा, आईआरसी के द्वारा। फोकस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड रोड सेफ्टी। यहाँ पर टारगेट तो रखे ही गए, लेकिन साथ में ये चीज भी देखी गई कि हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैसे बढ़ा सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी व्हीकल्स बन रहे हैं, कैसे भी रोड बन रहे हैं जहाँ पर ज्यादा एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एनवायरमेंट को कम अफेक्ट हो, एंड रोड सेफ्टी देखेंगे। इन सबको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है आपको, मेन आपको ध्यान रखना है ईयर, कि किस ईयर में आपका लाया गया, 1981 से लेकर 2001। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक कुछ characteristic of road transport. Road can various type of vehicle at a time like passenger car, truck, pedal and animal drawn vehicle. आप रोड पे किसी भी टाइप के व्हीकल चला सकते हो, पैसेंजर कार हो, ट्रक्स हो, पेडल साइकिल हो या एनिमल ड्रॉन व्हीकल। सेकंड आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स अ रिलेटिवली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। आपका ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत इन्वेस्टमेंट देखें तो बहुत लो है, ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। Road transport offer complete freedom to user to transfer the vehicle from one lane to another lane, from one road to another road according to their need of convenience. Easily आप रोड अपने हिसाब से, रोड पर अगर चलते हो तो किसी को देख के तो चलते हैं नहीं, अपने हिसाब से कहीं भी किसी भी लेन में जा सकते हैं, किसी भी रोड पे जा सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो एक्सप्रेसवे की बात अलग हो जाएगी, एक्सप्रेसवे को ना देखें तो आप किसी का नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो या एमडीआर हो या ओडीआर हो या विलेज रोड हो, ठीक है, कहीं पे भी आप आना जाना कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं रहती। इन पर्टिकुलर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल रोड ट्रांसपोर्ट सेव्स टाइम, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका टाइम ये सेव करता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफर इटसेल्फ टू द होल कम्युनिटी अलाइक, ठीक है, सारी कम्युनिटी के लिए आपकी सेम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया, इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस रहा रोड का, देख लो। Road development in India has contributed greatly to the increment of agriculture, commercial and industrial sector. It is essential to provide road link between villages and market center. अब मुझे बताओ कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, या तो एक इंडस्ट्री है आपकी या तो फिर एक आपका एग्रीकल्चर का एरिया, ठीक है, आपने वहां पे प्रोडक्शन करा, तो ठीक है, आपने क्या करा, आपने वहां पर प्रोडक्शन करा। आप प्रोडक्शन करा तो उसको बेचोगे कहाँ, मार्केट में बेचोगे, तो उसके सारे सामान को लोड कर कहीं पे लेके जाने के लिए आपको रोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब वो चाहे इंडस्ट्री हो या आपका एग्रीकल्चर हो, ठीक है, तो इन सब के लिए जरूरत है आपके रोड की। ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द रीजनेबल एडेक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल बिटवीन विलेज एंड कमर्शियल सेंटर, ठीक है। मतलब अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको चाहिए तो आपको हर रोड को एक अच्छा कनेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, सारी अच्छी खासी कनेक्टिविटी रखना पड़ेगा, हर जगह सरफेस रोड बनाने पड़ेंगे। रोड डेवलपमेंट ऑल्सो जनरेट कंसिडरेबल एम्प्लॉयमेंट टू द पोटेंशियल रेवेन्यू फॉर द, देखो बिल्कुल रोड का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप होगा, ठीक है, रोड बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयज लगेंगे। Revenue from road transport in India has been much higher than the investment made on the road plans. मतलब आप समझे कि रोड से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ज्यादा है, किससे, आपने रोड बनाने में जितना पैसा खर्च कर रहा है उससे भी ज्यादा वो रेवेन्यू दे रहा है, ठीक है, बहुत पैसा कमाते हो, कहाँ से कमाते हैं आपको पता है, टोल टैक्स हो गए, ठीक है, आप एक्सप्रेस वे पे जाओगे तो वहां पे टैक्स कुछ करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, देखो अब यहाँ से आता है मेन डेवलपमेंट ऑफ रोड, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जाएगा, फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा कम होगा, यहाँ तक था थोड़ा फैक्चुअल डाटा, लेकिन अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल जाएंगे। देखो फर्स्ट
फर्स्ट अगर जिसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, जिसका सब कुछ डाटा हमारे पास है, जिसका क्रॉस सेक्शन भी है हमारे पास, वो क्या है, किसके बारे में है, रोमन रोड्स के बारे में। तो रोमन रोड्स ने कब रोड बनाए थे? फर्स्टली रोमन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन लार्ज स्केल 1312 BC of the length over 580 किलोमीटर। ये चीज ध्यान रखना कि कब बनाए गए थे और कितनी लेंथ के बनाए गए थे, ठीक है, 812 BC में और 580 किलोमीटर थे। अब इस रोड के कुछ मेन फीचर्स, द दे वर बिल्ड स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट। देखो जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 पॉइंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले क्या करा, स्ट्रेट रोड बनाए, ठीक है, सारे के सारे रोड कैसे थे, इनके स्ट्रेट थे, कोई कर्व नहीं, ठीक है, कोई बेंड नहीं, सारे के सारे रोड इन्होंने स्ट्रेट बनाए। उसके बाद इनके रोड में कोई ग्रेडियंट नहीं दिया था। ग्रेडियंट मतलब कि ग्रेडियंट आपका क्रॉस स्लोप भी है और लॉन्जिट्यूडनल ग्रेडियंट भी, मतलब ना ही ऐसी ऊंचाई दे रखी है इन्होंने अपने ग्रेडियंट दे रखे हैं, ना ही इन्होंने क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप हम किस लिए देते हैं, सुपर एलिवेशन के। सुपर एलिवेशन कब देंगे, जब कर्व बनाएंगे, जब इसमें कर्व ही नहीं है तो कोई सुपर एलिवेशन नहीं। और ना ही इन्होंने ड्रेनेज के लिए कैम्बर प्रोवाइड करें, ठीक है, दोनों क्रॉस स्लोप भी नहीं प्रोवाइड करे, ना ही ड्रेनेज के लिए कैम्बर प्रोवाइड करें। टोटल थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज हाई एज 0.75 to 1.2 मीटर। 1.2 मीटर थिकनेस का रोड, आप सोच लो कितना मोटा थिक रोड बनाते थे, ठीक है, तो काफी ज्यादा थिकनेस के रोड बनाए जाते थे। उसके बाद द वर्क बिल्ड आफ्टर द सॉफ्ट सॉइल वाज रिमूव्ड एंड ए हार्ड स्ट्रेटम वाज रिच्ड, ठीक है, क्या करते थे कि सबसे पहले एक्सकेवेशन करा। एक्सकेवेशन करा तब तक करा जब तक आपको एक हार्ड सरफेस नहीं मिली। हार्ड सरफेस मिली, फिर उसके बाद से रोड कंस्ट्रक्शन चालू करा। दे वर दे वेयरिंग कोर्स कंसिस्ट ऑफ ड्रेस्ड लार्ज स्टोन ब्लॉक सेट इन द लाइम मोटर। ड्रेस्ड लार्ज स्टोन मतलब इन्होंने जो बियरिंग कोर्स लगाया। बियरिंग कोर्स क्या होता है, जो टॉप सरफेस का कोर्स होता है जिसपे आपके व्हीकल मूवमेंट होंगे, उसी को हम बोलते हैं बियरिंग कोर्स। इन्होंने बियरिंग कोर्स कैसा बनाया था, ड्रेस्ड लार्ज स्टोन, बड़े बड़े से पत्थरों का यूज करा गया। बड़े बड़े से पत्थर इन्होंने ना ही सिर्फ टॉप पे लगाए, इन्होंने बॉटम पे भी लगाए। बॉटम पे भी बड़े पत्थरों का यूज करा, टॉप पे भी बड़े पत्थरों का यूज करा। और साइड में जब हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, कर्व क्या होता है बताता हूँ, साइड में जब हम कर्व प्रोवाइड करते हैं उसमें भी इन्होंने पत्थरों का यूज करा। ड्रेस्ड बोल रहा है, ड्रेस्ड मतलब ऐसा नहीं कि बस पत्थर लेके वहां पे लगा दिया, उसकी ड्रेसिंग करी गई, मतलब उसको अच्छे शेप और साइज में लाया गया, उसके बाद उसका यूज करा गया, ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक, नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं करा गया। क्रॉस स्लोप मतलब समझते हो, अभी मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ साइड में देख लो, देखो ये है आपका क्रॉस सेक्शन व्यू, ठीक है। अब इसके अंदर आप अलग अलग लेयर डालते हो, ये रोड की फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा टॉप पे आपने स्लोप प्रोवाइड करा है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है ना, क्रॉस सेक्शन पे हमने टॉप पे स्लोप प्रोवाइड करा है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस स्लोप। अब हम इसे दो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, एक होता है कैम्बर, दूसरा होता है सुपर एलिवेशन। तो ये आपका कैसा है, कैम्बर है। सुपर एलिवेशन हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कर्व पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों को हम क्रॉस स्लोप बोलते हैं। हाँ थिकनेस ज्यादा थी। उसके बाद नो ड्रेनेज सिस्टम, जिसे क्रॉस स्लोप, इसको हम बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कैम्बर। इन्होंने इस टाइप से स्लोप नहीं दिया, पानी के लिए कैम्बर नहीं प्रोवाइड करें, तो जितना भी पानी आएगा वो सब क्या रहेगा, रोड पे ही टिका रहेगा, रोड से मूव नहीं होगा। उसके बाद लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स वर प्रोवाइडेड एट बॉटम, बताया था मैंने कि इन्होंने बड़े बड़े फाउंडेशन स्टोन्स का यूज करा बॉटम में। देखो अब इसका डायग्राम देख लो, डायग्राम में ज्यादा इजीली समझ पाओगे। देखो लार्ज, देखो टॉप पे देखो, ये बड़े बड़े पत्थरों का यूज करा गया, ठीक है। लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स इन लाइम मोटर 10 to 20 सेंटीमीटर थिक, कितने सेंटीमीटर थिक थे, 10 से 20 सेंटीमीटर थिक थे, बॉटम पे लेयर लगे। उसके बाद साइड में देखो कर्व स्टोन का यूज करा गया, कर्व में भी एक क्या लगा है, स्टोन। देखो कर्व क्या होता है, कर्व हमारे दो काम में आता है, एक तो आपका शोल्डर, दूसरा आपका जो पेवमेंट है, उन दोनों को अलग अलग रखता है, ठीक है। दूसरा
आपका लेटरल स्टेबिलिटी के काम में आता है। लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब ऐसा समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे कर्व लगा दिया ना, तो ये यहाँ का मटेरियल साइड में नहीं आएगा, ऊपर से जितना भी मूवमेंट है सारा मटेरियल साइड में आएगा उस मूवमेंट के कारण। तो ये जो कर्व आपने स्टोन लगाया है, कौन सा वाला, ये कर्व स्टोन आपने जो लगाया है, ये आपको मटेरियल को लेफ्ट जाने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, उसके बाद जो टॉप का बियरिंग कोर्स है, बियरिंग कोर्स जो मैंने बोला था सरफेस कोर्स सिस्टम बोलते हैं, वो भी किसका यहाँ पे दिया गया, आपका बड़े बड़े स्टोन का, ड्रेस्ड स्टोन का। टोटल थिकनेस आपको मैंने बताई थी कितनी होती है, 0.75 से लेकर 1.2 मीटर। ठीक है, अब स्टोन्स के ऊपर इन्होंने क्या करा, ब्रोकन स्टोन्स इन लाइम मोर्टार 25 टू 40 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, स्टोन को पीस के उसको लाइम मोर्टार बनाया गया और 25 से 40 सेंटीमीटर थिक की एक लेयर डाली। फिर उसके ऊपर लाइम कंक्रीट 25 टू 40 सेंटीमीटर थी, उसके ऊपर फिर लाइम कंक्रीट लगाया गया। तो इस लाइम कंक्रीट के ऊपर आपने क्या लगाया, लार्ज स्टोन्स लगाए विथ लाइम मोर्टार, और उसका साइज उसकी थिकनेस आपने क्या रखी है, 10 से 15 सेंटीमीटर थिक। जो भी आप स्टोन यूज करें आपने, कितने सेंटीमीटर थिक होने चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर थिक। दिख रहा है आपको स्ट्रेट का स्ट्रेट रोड दिख रहा है, इस टाइप से क्या होना चाहिए था, स्लोप होना चाहिए था। यहाँ पे आपकी डेप्थ ज्यादा होनी थी, यहाँ पे कम होनी थी, ताकि जो पानी गिरे तो पानी साइड में चले जाए। लेकिन इन्होंने ना ड्रेनेज दिया साइड में, इस टाइप से ना ड्रेनेज दिया ना ही स्लोप दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं वैसे ज्यादा। तो क्या ड्रॉबैक था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बॉटम में हार्ड सॉइल स्ट्रेटम बताया था मैंने कि सबसे पहले सॉफ्ट सॉइल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम हमारा रोड बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। थिकनेस मोर थी, हाँ मेन इसका यही था कि यहाँ पे थिकनेस बहुत ज्यादा थी। अब इतनी थिकनेस का रोड आपको छोटा सा थोड़ी बनाना है, आपको तो बहुत सारे रोड बनाने हैं। ठीक है, तो उसके अंदर इतनी थिकनेस दी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वैसे तो पहले ऐसे रोड बनते थे ज्यादा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन। देखो ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन को एक और नाम बोला जाता है फ्रेंच कंस्ट्रक्शन, फ्रेंच रोड। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें करी गई एडवांस, जैसे मैंने बोला था जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है हम कुछ एडवांस चीजें करते जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होता ही जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीजें करी वो देखो। सबसे पहले तो इनका पूरा नाम ध्यान रखना, पूरा नाम क्या था, पियर ट्रेसा गेट। पूरा नाम था आपका पियर ट्रेसा गेट। कहाँ पे रोड बनाया था इन्होंने, फ्रांस में कंस्ट्रक्शन किया था, इसीलिए इसको फ्रेंच रोड भी कहा जाता है। तो अगर फ्रेंच रोड नाम आए तो यही ध्यान रखना कि आपका ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। अब 1764 एडी में। अब इसके जो मेन फीचर्स है वो देखो। सबसे पहला, द थिकनेस ऑफ रोड वाज इन ऑर्डर टू 30 सेंटीमीटर। देखो 30 सेंटीमीटर क्या होता है, 0.75 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर, 0.7 मीटर से लेकर 1.2 मीटर, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, मतलब अच्छी खासी थिकनेस कम कर दी। कहाँ पर आपका टेसा गेट कंस्ट्रक्शन में, ये चीज ध्यान रखना। कंसिडरेशन वर गिवन टू सबग्रेड मॉइस्चर एंड कंडीशन एंड ड्रेनेज टू सरफेस वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या करा गया कि यहाँ पर ड्रेनेज के लिए सरफेस में आपने स्लोप प्रोवाइड करा। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर का ड्रेनेज है, इसके लिए क्या करा आपने, स्लोप प्रोवाइड करा। The subgrade was prepared and the large layer of foundation stone was laid on the edges which act as a curb stone। देखो ये चीज तो इन्होंने सेम करी जैसा किसने करा था, आपका क्या बोलते हैं, रोमन्स ने जो करा था, इन्होंने ये चीज सेम करी। क्या सेम करा है कि लार्ज स्टोन का यूज करा है, लार्ज लेयर ऑफ फाउंडेशन स्टोन। अब लार्ज लेयर ऑफ फाउंडेशन स्टोन का यूज तो करा है, साथ में जो आप कर्व लगा रहे थे स्टोन का, वो काम इन्होंने भी करा। द एज विच एक्टेड एज ए कर्व स्टोन, कर्व पे क्या हुआ आपका, कर्व स्टोन आपने लगाया। और कर्व स्टोन क्यों लगाते हैं अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, द टॉप बियरिंग कोर्स वाज मेड अप ऑफ स्मॉलर स्लोप व्हिच हैविंग क्रॉस स्लोप ऑफ 1:2, स्लोप ऑफ 1:45। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखो जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जब पीवाईक्यूज लगाओगे ना तो आपको दिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाता है ट्रेसा गेट में आपने क्रॉस स्लोप ड्रेनेज प्रोवाइड करा था, तो किस स्लोप का करा था, 1:45। ठीक है, अब 1:45 क्या है आपको पता है, 1:45 का आपको बता देता हूँ। देखो 1:45
45 का मतलब होता है कि आप 45 मीटर हॉरिजॉन्टली अगर मूव कर रहे हो तो 1 मीटर वर्टिकल मूव करो, ठीक है। यहाँ पे मैं मीटर मीटर में बता रहा हूँ, 45 मीटर का तो कोई रोड होगा नहीं आपका, पर मैं बता रहा हूँ कि 45 मीटर अगर आप जा रहे हो तो मीटर वर्टिकल, आप 45 मीटर बोल दो, 45 mm बोल दो, 45 सेंटीमीटर बोल दो, 45 डेसीमीटर बोल दो, ठीक, कितना भी बोल सकते हो। तो 1/45 आपको ये बताता है। नेक्स्ट देखो, टू प्रोवाइड सरफेस ड्रेनेज, यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा गया, सरफेस ड्रेनेज। उसके बाद शोल्डर स्लोपिंग वाज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/20 टू ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर टू साइड ड्रेन्स। देखो यहाँ पे एक और चीज मैंने ध्यान रखो, यहाँ पे सरफेस ड्रेनेज तो प्रोवाइड करा गया बियरिंग कोर्स में, जो आपका मेन पेवमेंट है उस पे तो आपने स्लो प्रोवाइड करा, साथ ही किसको स्लो प्रोवाइड करा, जो साइड साइड शोल्डर बनाते हैं हम, शोल्डर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। देखो शोल्डर का मतलब होता है, अगर अर्बन एरिया में आप शोल्डर बना रहे हो तो मेनली वो पाथवे के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप हाईवे पे शोल्डर बना रहे हो तो मेनली यूज करा जाता है इमरजेंसी के लिए, क्या गए आपके व्हीकल में कुछ ब्रेकडाउन आ गया हो तो आप वहां पर जाके अपनी कार को रोक सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी के लिए आप साइड में रोक सकते हो। अब इसमें बाकी जो शोल्डर में स्लोप बनाए गए, आपका जो शोल्डर स्लोप बनाया गया, शोल्डर स्लोपिंग, उसमें स्लोप की वैल्यू क्या रखेगी, 1/20, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये ज्यादा स्टीप स्लोप होता है एज कम्पेयर टू 1/45, और ऐसा क्यों करा गया है कि इसका स्लोप 1/45 और इसका स्लोप 1/20, उसका कारण ये है कि जो आप पेवमेंट बनाओगे वो अच्छा सरफेस बनाओगे उसका, ठीक है, थोड़ा हार्ड सरफेस बनाओगे, अच्छी क्वालिटी का बनाओगे। और जो हम शोल्डर बनाते हैं वो हम इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाते, ठीक है, वो कम क्वालिटी का बनाते हैं। अब उसके अंदर हमने कम स्लोप दिया तो पानी अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और रोड खराब कर देगा, ठीक है। तो इसके हम करते हैं कि अगर आपने स्लोप दिया है रोड पे इतना, तो ज्यादा दोगे कहाँ पे, शोल्डर पे, कि ज्यादा जल्दी पानी निकल जाए। अगर पानी हल्का सा भी रुका तो पेनिट्रेट कर जाएगा कहाँ पे, शोल्डर में। और शोल्डर में ही पेनिट्रेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि शोल्डर का जो पेवमेंट है वो थोड़ी कम क्वालिटी का, रोड का ज्यादा होता है, ज्यादा क्वालिटी का रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, कहां पे इन्होंने अपना काम स्टार्ट करा था, हिज वर्क स्टार्टेड इन अर्ली 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ये बिल्कुल ध्यान रखना, कहां पे काम स्टार्ट हुआ है, इंग्लैंड में। उसके बाद in this also heavy foundation stones were provided and above the soil subgrade and the cross slope at the top surface was given to ensure the removal of water, ठीक है। पूरा का पूरा सेम काम था जिस टाइम पे ट्रेसा गेट कहां पर काम कर रहे थे, आपका ट्रेसा गेट काम कर रहे थे फ्रांस में, उसी टाइम आपका टेलफोर्ड कहां काम कर रहे थे, इंग्लैंड में, ठीक है, सेम टाइम की बात है। चलो इसका जो आपने क्रॉस सेक्शन व्यू नहीं देखा था, क्रॉस सेक्शन व्यू देख लो ट्रेसा गेट का। देखो आपका लार्ज फाउंडेशन स्टोन ऑन एजेस, ठीक है, एज पे जो आपने ये फाउंडेशन स्टोन लगाया है ये तो आपका क्या है, कर्व है, ये क्या है आपका कर्व, ठीक है। सेम चीज जो मैंने बताई थी फाउंडेशन में पत्थर यूज करा गया था कर्व के लिए। उसके बाद आप ध्यान दो तो नीचे लगातार बॉटम पे फाउंडेशन बड़े बड़े स्टोन्स पे यूज करा गया था, जो कि आपके रोमन्स ने भी यूज करा गया था। बाकी यहाँ पे जो टॉप पे पत्थर यूज हुए थे रोमन ने यहाँ पे हटा दिए गए। थिकनेस कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। अभी देखा सबसे नीचे हम क्या लगाते, लार्ज फाउंडेशन स्टोन 17 सेंटीमीटर थी, उसके ऊपर आपका ब्रोकन स्टोन कितने सेंटीमीटर के, 8 सेंटीमीटर की। फिर उसके ऊपर स्लोप कितना दिया है, 1/45 का, और कितनी थिकनेस रखी गई टॉप बियरिंग कोर्स की, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका साइड ड्रेन, और ये आपका शोल्डर स्लोप, शोल्डर में कितना स्लोप दिया है, 1/20 का, अभी बताया कारण उसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेलफोर्ड आपने देखा। एक और चीज इसमें ध्यान रखना, ये जो टेलफोर्ड थे वो एक इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे,
फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर इन लंदन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टेलफोर्ड के कुछ फीचर्स देख लो। अ लेवल सबग्रेड वाज प्रिपेयर्ड ऑफ विड्थ 9 मीटर। ठीक है, लेवल सबग्रेड बनाएगी, मतलब जो आपका सबग्रेड क्या है ये समझ लो। सबसे पहले तो ये है आपकी लेवल सबग्रेड। ठीक है, मतलब आपने जो स्लोप दिया है वो सिर्फ सरफेस पे दिया है, सबग्रेड पे स्लोप नहीं दिया। सबग्रेड एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपका नेचुरल ग्राउंड है वही है, बस उसको आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर आपको रोड बनाना है, तो आपने उसी को अच्छे से कॉम्पैक्ट करा हुआ है। ठीक है, कॉम्पैक्ट करके उस सरफेस को थोड़ा सा हार्ड बनाया है, इसके लिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सबग्रेड। आप देखो टेलफोर्ड में क्या क्या फीचर्स थे। अ लेवल सबग्रेड वाज प्रिपेयर्ड ऑफ विड्थ 9 मीटर। 9 मीटर विड्थ यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रखी गई। उसके बाद द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन स्टोन्स वेरीज फ्रॉम 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। देखो टेलफोर्ड में भी क्या करा कि इन्होंने भी जो आपका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में बड़े बड़े स्टोन्स का यूज करा, लेकिन इन्होंने क्या करा, उस स्टोन की साइज को वेरी करवाया। वेरी इसलिए करवाया ताकि जो आपका टॉप सरफेस है उस पर स्लोप दे सकूं। इन्होंने जो स्लोप दिया वो कैसे दिया, नीचे के जो बॉटम का फाउंडेशन है उसी को स्लोपिंग में डाल दिया। जैसे कि देखो ये यहाँ पे आपको 17 सेंटीमीटर थिक का स्टोन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और सेंटर में आपको कितने सेंटीमीटर का दिख रहा है, 22 सेंटीमीटर का। यहाँ से रोड फिर आगे बढ़ते जाएगा और एंड में आपको कितने सेंटीमीटर का दिखेगा, 17 सेंटीमीटर का। इस टाइप से कम बड़ा फिर वापस कम होगा, तो एक स्लोप नहीं बन गया, तो यही स्लोप टॉप पर भी रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म थिकनेस दे दी गई। नेक्स्ट देखो, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ सबग्रेड और द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अबाउट 5.5 मीटर विड्थ was filled with 2 layers of angular broken stones to the complete thickness of 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बस उसके ऊपर हमने क्या कर दी, और लेयर्स लगाए, जिससे चलो देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सबग्रेड। हॉरिजॉन्टल बोल दिया मतलब यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है, कहां पर नहीं स्लोप दिया है, सोइल सबग्रेड में। उसके ऊपर की आपने ये स्टोन्स लगाए 17 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक वेरी करेंगे। ये रेंज आपको ध्यान रखनी है, ये रेंज आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, कि वेरी करा है 17 से 22 सेंटीमीटर। और आपको क्या ध्यान रखना है, अ बाइंडिंग लेयर ऑफ बियरिंग कोर्स 4 सेंटीमीटर थिक वाज प्रोवाइडेड अक्रॉस द क्रॉस स्लोप ऑफ 1/45। ठीक है, टॉप पे जो स्लोप था वो कितना मिला हमें, 1/45 का। और बियरिंग कोर्स की थिकनेस 4 सेंटीमीटर थिक। बियरिंग कोर्स समझते हो ना, जो टॉप सरफेस का लेयर है उसे हम बियरिंग कोर्स बोलते हैं। स्लोपिंग बियरिंग सरफेस 1/45 का 4 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे ब्रोकन स्टोन कितने सेंटीमीटर थिक, 5 सेंटीमीटर थिक। फिर उसके नीचे तो आपके फाउंडेशन स्टोन आ जाएंगे। फाउंडेशन स्टोन के ऊपर और ब्रोकन स्टोन के बीच में क्या है, एंगुलर ब्रोकन स्टोन। अब ये इसकी साइज क्या रखेगी, 7 सेंटीमीटर साइज और 10 सेंटीमीटर थिक। 7 सेंटीमीटर किसके साइज बोल रहा है, वो स्टोन्स के साइड बोल रहा है। ठीक है, और थिकनेस कितनी प्रोवाइड करेगी इस लेयर में, 10 सेंटीमीटर की थिकनेस। तो ये आपका टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। फोर्थ है आपका मेकाडेम रोड। ठीक है, मेकाडेम रोड में देखो टेलफोर्ड में एक और चीज मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पे कर्व स्टोन दिख रहा है आपको, क्या आपको नहीं दिख रहा, कर्व स्टोन अब हटा दिया है। अब इन्होंने क्या इसका यूज करा है, यहाँ पे जो कर्व स्टोन हुआ करता था वो अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेयर बनी है अब यही आपको क्या करेगी, स्टेबल रखेगी। आपने क्या करा है, बस साइड में थोड़ा सा लाइन मोटा के साथ ब्रोकन स्टोन मिक्स करके वहां पे इकट्ठा भर दिया ताकि ट्रांसफर ना हो मटेरियल। अब यहाँ पे आपने स्टोन नहीं दिया है। मेगाडेम रोड, मेगाडेम रोड इन सब से थोड़ा ज्यादा एडवांस रोड है, अभी तक जितना है उन सबसे ज्यादा एडवांस रोड आपका कौन सा है, मेगाडेम रोड। देखो इसमें मेगाडेम रोड डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस डिजाइन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखो soil subgrade was also laid at a cross slope in 1/36 toward the seepage of water। देखो ये क्या है आपका, लेड है, LAID, लेड मतलब बिछाना। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो सोइल सबग्रेड दिया गया, अब इसके पहले हमने देखा कि जो सबग्रेड था नेचुरल स्लोप जिसको हमने कॉम्पैक्ट करा था वो आपका हॉरिजॉन्टल था।
मैकेडेम में हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, हमने सोइल सबग्रेड से ही स्लोप देना चालू कर दिया, ठीक है, जो आपका सोइल सबग्रेड है उसी में स्लोप दिया, और स्लोप कितने का दिया है, स्लोप हमने प्रोवाइड करा है 1/36 का। एग्जाम में क्वेश्चन किसका आता है, इसी का आता है। मैकेडेम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपसे पूछा जाए स्लोप कितना प्रोवाइड करते हैं 1/36 का। अवॉइड द सीपेज ऑफ वाटर, किसके लिए प्रोवाइड करा है, ताकि जो पानी है वो सीप करके आपके पेवमेंट में ना आए, क्योंकि जो देखो पेवमेंट फेलियर की सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन क्या है, आपका पानी का एंटर करना। अगर आपका पानी एंटर कर गया है आपके पेवमेंट में तो आपका जो पेवमेंट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हम पानी से तो बचा के ही रखते हैं। He was first one to suggest that large foundation stones are not required to be placed at the bottom। देखो ये है क्वेश्चन आपका एग्जाम का, बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम किसने रिकमेंड करा था कि आपके फाउंडेशन में आपको बड़े बड़े स्टोन्स देने की जरूरत नहीं है, तो किस रोड में, मैकेडेम में, ठीक है। इनका पूरा नाम था जॉन मैकेडेम। क्या कहा, फर्स्ट वन टू सजेस्ट, फर्स्ट वन टू सजेस्ट लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द बॉटम, ठीक है। बॉटम पे जो बड़े बड़े पत्थर आप लगा रहे हो ना, वो सब लगाने की जरूरत नहीं है। इनका पूरा नाम लिख लो, जॉन मैकेडेम, जॉन मैकेडेम। चलो अगला पॉइंट देखो। Similarly, the next layer of pavement is also constructed above this layer with broken stones, ठीक है, उसके ऊपर की लेयर बनाई गई broken stone से। फिर उसके बाद the total thickness of construction was less but the load distribution comparatively better। अगर हम टोटल थिकनेस देखें बाकी रोड से कंपेरिजन में तो काफी कम थी, लेकिन लोड डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा था, इसके लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा व्हीकल चलाए गए। The size of the broken stones at the top was decided based on the stability under animal drawn vehicle। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया, टर्म आया है स्टेबिलिटी, मतलब टॉप का जो कोट है, टॉप की जो लेयर है उसमें जो भी आप स्टोन यूज करोगे उसकी जो साइज है, उस स्टोन की साइज किसके बेसिस पे डिफाइन करोगे, कि एनिमल ड्रोन व्हीकल के अंडर में जितना भी लोड आ रहा है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि लोड कितना आ रहा है, ठीक है, स्टेबल रहेगा कि नहीं। अगर ज्यादा लोड आ रहा है तब स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगा, कम लोड आ रहा है तब स्टेबिलिटी दिखा देगा। तो किसके बेसिस पे हमने टॉप लेयर बनाई है, एनिमल ड्रोन व्हीकल के बेसिस पे हमने टॉप लेयर बनाई है। तो ये है आपका मैकेडेम रोड का क्रॉस सेक्शन। देखो मैंने बताया था ये है आपका सब ग्रेड ब्लॉक में प्रोवाइड करा है आपने। उसके ऊपर क्या है आपका ब्रोकन स्टोन पासिंग 50 mm, ठीक है। ब्रोकन स्टोन यूज करना है और कितने mm सीव से पास हुए हैं वो 50 mm सीव से। थिकनेस कितनी देनी है आपको 100 mm, ठीक है। कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड विद क्रॉस स्लोप ऑफ 1/36। कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड मतलब कि आपने जो सोइल थी, नेचुरल सोइल थी, उसको क्या करा, कॉम्पैक्ट करा और उसके अंदर भी स्लोप दिया, और वो स्लोप कितने का था 1/36 का, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या है आपका ब्रोकन स्टोन पासिंग 37.5 mm सीव, उसकी भी थिकनेस आपको कितनी रखनी है 100 mm। अगर आप देखो तो सबसे नीचे बड़े स्टोन यूज हुए, फिर उसके ऊपर छोटे, फिर उसके ऊपर छोटे, तो इसे क्या करके क्या हुआ, छोटे छोटे से स्टोन। अब टॉप पे देखो क्या करा है इन्होंने, सरफेस कोर्स बनाया है, स्टोन पासिंग 19 mm सीव। यहाँ पे सीव की साइज और कम हो गई है, ठीक है। 19 mm सीव से जो भी स्टोन पास हुए उसकी उसका मोटर बनाया गया, ठीक है। और थिकनेस कितनी रखी 50 mm थी। देखो बस यही वाला आपका मैकेडेम रोड है जिसमें आपसे थिकनेस पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको 100 mm थिकनेस, 100 mm थिकनेस और 50 mm थिकनेस। ये है आपका ड्रेनेज। साइड ड्रेन, ठीक है। ये थे आपके रोड के कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इंडिया में रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ ये सब हम देखेंगे। तो ये देख लो, अगर मैं रोमन रोड्स देखूं तो रोमन रोड्स कैसे थे, स्ट्रेट थे, ठीक है, कोई क्रॉस ब्लॉक नहीं, और काफी ज्यादा थिकनेस के थे। इन्होंने क्या करा था, बॉटम में भी बड़े बड़े से स्टोन यूज करे थे, कलर में भी बड़ा स्टोन यूज कर लिया और टॉप पे भी बड़े स्टोन यूज करे, ठीक है। मेन इसका ये था। सेकेंड ड्रेन, इसका जो क्या बोलते हैं अपना ड्रेनेज के लिए ये था नहीं, ड्रेनेज इन्होंने दिया नहीं, लार्ज फाउंडेशन यूज कर लिए।
फिर उसके बाद आए ट्रेसा गेट का मेरे को नाम बोलते हैं फ्रेंच रोड। इन्होंने टॉप से तो बड़े बड़े पत्थर का यूज हटा दिया, लेकिन इन्होंने क्या करा, बॉटम में पत्थर बड़े बड़े रहने दिए। इन्होंने कहा कि बॉटम में जो फाउंडेशन बनता है उसके लिए आपके बड़े स्टोन ही लगते हैं, ये सेम चीज कर दी। दूसरा यहाँ पे जो इन्होंने अच्छा काम करा, इन्होंने साइड ड्रेनेज दिया, रोड पे आपका एक स्लोप प्रोवाइड करा। रोड में भी इन्होंने दो दो स्लोप प्रोवाइड करे, आपका जो पेमेंट था उस पर अलग स्लोप था और जो शोल्डर था उस पर अलग स्लोप था। पेमेंट पे कितना स्लोप था, 1/45 का, और शोल्डर पे था 1/20 का स्लोप। शोल्डर पे ज्यादा क्यों देते हैं, क्योंकि शोल्डर की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी कम क्वालिटी है, उसके अंदर पानी जल्दी पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी जाता है वो हटे, इसके लिए थोड़ा सा स्टीप स्लोप देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें साइड ड्रेन दे दी गई, और फिर इसका और आपका क्या था, हाँ बस हमने ड्रेनेज प्रोवाइड करा था। ये है आपका, हाँ इसमें आपका जो सोइल सेपरेट होता है वो कैसा रहता है, लेवल्ड रहता है। ठीक, अगला है आपका टेलफोर्ड। टेलफोर्ड ने भी क्या कहा कि जो फाउंडेशन है उसमें बड़े बड़े स्टोन्स की रिक्वायरमेंट है, बस इसने एक चीज कर दी कि इसने फाउंडेशन में जो स्टोन्स है उसको वेरी करवाया, 17 सेंटीमीटर से लेकर एज पे 17 सेंटीमीटर, सेंटर पे 22 सेंटीमीटर, इस साइज के इसने स्टोन्स वेरी करवाया। साथ ही इन्होंने जो कर्व लग रहा था स्टोन का, अब वो कर्व नहीं दिया। ठीक है, कर्व की जगह इन्होंने क्या करा, स्टोन का एक मोर्टार बनाया और वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक, और क्या था इसमें, हाँ स्लोप यहाँ पे भी दिया गया, सेम स्लोप दिया गया जो स्लोप आपको कहाँ दिया था, आपने आपका फ्रेंच रोड में दिया था। फ्रेंच रोड में कितना दिया था, 1/45 का, यहाँ पे भी कितना मिलेगा आपको, 1/45। अगला हम देखें तो मैकडेम रोड, जॉन मैकडेम, और काफी एडवांस था बाकी के रोड से। ठीक है, पूरा नाम क्या था आपका, जॉन मैकडेम। यहाँ पे स्लोप आपको ध्यान रखना है, स्लोप कितना दिया गया, 1/36 का, और इसकी मेन चीज यहाँ पे थिकनेस बहुत कम कर दी गई। ठीक है, थिकनेस कम कर दी गई, उसके बाद 1/36 का स्लोप प्रोवाइड करा। साथ ही यहाँ पर एक और चीज करी गई कि आपका जो सोइल सबग्रेड है, कॉम्पैक्टेड सोइल सबग्रेड का यूज करा गया, साथ ही सबग्रेड के अंदर ही आपने क्या कर दिया, स्लोप प्रोवाइड कर दिया। सेम स्लोप 1/36 का बॉटम से लेकर टॉप तक आप गए। ठीक है, काफी थिकनेस काफी कम थी, लेकिन लोड का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा था यहाँ पर। ठीक है, अब जो जो पढ़ा है इन सबका रिवीजन कर लेना। इंट्रोडक्शन का पार्ट थोड़ा सा थ्योरी वाला है, लेकिन अब जो जो भी आएगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा और मैथमेटिकल अप्रोच से यूज। स्टोन साइज, हाँ अगर कोई डाउट हो तो पूछो, अभी अभी तक जितना पढ़ा उसमें कुछ डाउट हो आपको तो फटाफट पूछो। हाँ आते हैं, अभी आते हैं इससे। ये जो अभी हमने 4 रोड पढ़े ना, इससे तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री का पार्ट अभी आपको ऐड हुआ है तो वहां से क्वेश्चन अभी बनने पक्के हैं। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं आपका, क्लास एंड करें। चलो आज की क्लास यहीं तक, बाकी का अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, रिवीजन करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।